हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारे एसिड बेस सॉल्ट का ही एक टॉपिक है, यानी जो चैप्टर चल रहा था एसिड बेस सॉल्ट, उसका एक टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? आज से हम कई वर्ष पहले जो हमारे एंशियंट टाइम की बात करते हैं, प्राचीन काल का जो टाइम था, उस टाइम जो एसिड और बेस का जो पता लगाते थे लोग, तब इतनी चीज़ें डेवलप्ड नहीं थी। तो उस टाइम के जो लोग थे, जो जनजाति थी, जो जंगलों में रहते थे, वो क्या करते थे भाई, किसी चीज़ को खा करके तभी तो बताते थे कि इसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है ना, ये कैसा है, कड़वा है। तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, इस तरीके से टेस्ट का पता लगाते थे। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे नई नई चीज़ बनी, नए नए केमिकल्स बने, नई नई सब्सटेंसेस बने। तो उसमें दो सब्सटेंस हमारे बात करते हैं, जैसे एक एसिड हो गया और एक बेस हो गया। नॉर्मली उनको अगर हम ग्लास में भर के रख दे तो क्या आप पहचान पाओगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? नहीं पहचान सकते। तो एसिड और बेस को पहचानने के लिए इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, है ना, जो कलर चेंज करके क्या हमें बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है। अब इंडिकेटर्स बच्चों दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। एक तो इंडिकेटर्स होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब जो हमें नेचर से मिल जाए या नेचर से बने, और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स का मतलब होता है जिसको आर्टिफिशियली तरीके से, यानी मैन मेड चीज जो हो, ठीक है, यानी वो इंडिकेटर जिसको लैब में साइंटिस्टों ने बनाया, ठीक है। तो इंडिकेटर्स का यूज हम लोग एसिड और बेस को पहचानने में करते हैं। हर एसिड और बेस को हम चख करके नहीं पहचान सकते हैं। अब H2SO4 दे दिया जाए आपको, आप चखने लगोगे तो आपकी जीभ जल जाएगी, हाथ डाला तो हाथ जल गया, है ना। वैसे ही बेस में डालोगे तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो हर जगह पे एसिड बेस को हम चख के नहीं, उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, और उन्हीं इंडिकेटर्स को हम उन सॉल्यूशंस में डाल के देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक नेचर में है या फिर बेसिक नेचर में है। तो यही चीज हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स बेसिकली होते क्या हैं और कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं और इनका यूज कहां पर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों, यहां पर बात करेंगे बच्चों इंडिकेटर्स की। एन इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर बाय द चेंज कलर। मतलब समझते हो बच्चों, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें क्या करते हैं, टेल करते हैं, यानी बताते हैं सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। मतलब हमारे पास देखो, हमने क्या किया कि दो ग्लास ले लिए इस तरीके से, और इन दोनों ग्लास में एक में एसिड है और एक में हमने क्या कर दिया, बेस ले लिया, ठीक। और हमने किसी अनजान व्यक्ति के सामने रख दिया। सपोज करो आपके सामने दो ग्लास में एक में एसिड और एक में बेस भर के रख दिया। अब आपसे कह रहे हैं कि आप भाई बताओ इसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो आप नॉर्मली तो ऐसे पहचान नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इंडिकेटर्स लाओगे और इंडिकेटर्स को इनमें डालोगे, ठीक है। सपोज करो एक इंडिकेटर्स इसमें डाला और एक इंडिकेटर को इसमें डाला, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो ये कलर चेंज करके हमें बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। तो समझ गए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं कि सब्सटेंस इज एसिडिक आर इन बेसिक नेचर बाय द चेंज इन कलर, यानी कलर चेंज करके ये बताएंगे कि जो दो ग्लास में सब्सटेंस यहां पर रखा हुआ है वो एसिड है या फिर बेस है। आगे बात करते हैं, कॉमन इंडिकेटर्स की बात करते हैं, ठीक है। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड अ बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। मतलब समझो बच्चों, मेथिल ऑरेंज, अब देखो यहां पर लिटमस पेपर जो है वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, वहीं पर मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स अ रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब अगर मेथिल ऑरेंज को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। और अगर मेथिल ऑरेंज को हम लोग किस में डालते हैं, अगर हम किसी बेस में डालते हैं तो वो येलो कलर देगा।
वहीं पर बात करते हैं फिनालेफ्थेलिन इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। फिनालेफ्थेलिन को अगर हम एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस सब्सटेंस रहेगा या कलरलेस सॉल्यूशन होगा एंड गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। और अगर हम किसी बेस में फिनालेफ्थेलिन डालेंगे तो वहां पर पिंक कलर देगा। तो इससे हम पता कर लेंगे कि क्या एसिड है और क्या बेस है। यहां पर हम समझते हैं, देखो हम बात करते हैं सबसे पहले लिटमस पेपर की। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो कंटेनर हैं, एक तो ये कंटेनर नंबर 1 और इधर है कंटेनर नंबर 2, दो कंटेनर हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब देखो अगर हम किसी एसिड में, ये क्या है बच्चों, ये एक एसिड है, कैसे पहचाना कि एसिड है? तो हमने क्या किया कि एसिड के अंदर ये ब्लू लिटमस पेपर डाला। तो देखो जैसे हमने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो ये कलर चेंज हो रहा। ये किस कलर में चेंज हुआ? तो ये देखो यहाँ पर ये रेड कलर का हो गया। तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो कैसा हो गया बच्चों? वो रेड कलर का हो गया। और रेड कलर का हो गया तो इसने इंडिकेट कर दिया कि दीज आर एसिड, ये एसिड है। वहीं पर हमने क्या कर लिया, वहीं पर हमने एक दूसरा बर्तन ले लिया और उसमें क्या था, हमें नहीं पता था बेस। हमने उसमें क्या किया कि रेड लिटमस पेपर डाला। यहां देखो लिखा है ना, रेड लिटमस बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। हमने क्या किया, दूसरे सॉल्यूशन में क्या डाला, रेड लिटमस पेपर डाला। तो रेड लिटमस पेपर जैसे ही डाला तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया तो हमने क्या माना कि यहाँ पर ये क्या है, ये एक बेस है। ये क्या है? ये एक बेस है। तो यहाँ से समझ गए कि हम लिटमस पेपर का यूज़ करके एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। यानी अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और जबकि रेड लिटमस पेपर को अगर हम किसी बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। वहीं पर अगर हम मेथिल ऑरेंज की बात करें, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब अगर मेथिल ऑरेंज को हम लोग किसी एसिड में डालें, सपोज करो ये हमारे पास एसिड है, क्या है, ये हमारे पास एसिड है, और इसमें अगर हम मेथिल ऑरेंज डालते हैं बच्चों, क्या डालते हैं, मेथिल ऑरेंज डालेंगे। क्या डालेंगे? मेथिल ऑरेंज डालेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो पूरा कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये सॉल्यूशन पूरा रेड कलर का हो जाएगा। मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये रेड कलर का हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, अगर यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारा कैसा, यहाँ पर अगर हम किसी बेस में डालेंगे, अगर बेस में मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम किसी बेस में मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो येलो कलर का हो जाएगा कब? जब मेथिल ऑरेंज डालेंगे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है बच्चों? ये एक बेस है। तो यहाँ पर समझ में आया। आगे देखो यहाँ पर बात करते हैं फिनालेफ्थेलिन कलरलेस इन एसिड। मतलब समझ लो अगर हम किसी एसिड में, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, अगर किसी एसिड में यहाँ पर हमने एक एसिड ले लिया, क्या ले लिया? एसिड ले लिया, और इस एसिड में अगर हम क्या डाल लें बच्चों? फिनालेफ्थेलिन डालेंगे। तो अगर हम फिनालेफ्थेलिन डालेंगे किसमें? एसिड में, तो वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? कलरलेस होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं किसमें, और अगर यहाँ पर सॉल्यूशन ले लेते हैं कैसा, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर पिंक कलर का। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पर कैसा, हल्का सा पिंक कलर का। मतलब समझ रहे हो, अगर किसी बेस के अंदर, है ना, अगर किसी बेस के अंदर अगर हम फिनालेफ्थेलिन डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? बेस होगा, और इस बेस के अंदर अगर हम फिनालेफ्थेलिन यहाँ पर डाल देंगे तो वो पिंक कलर का होगा। कैसा होगा? पिंक कलर का होगा। ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चली कि यहाँ पर इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, और इंडिकेटर्स हमेशा क्या होंगे? ये
कलर चेंज करके हमें बताएंगे कि ये सोल्यूशन, हमारे पास जो सोल्यूशन रखा हुआ है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें कलर चेंज के द्वारा ही पता चल सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन सा इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर देगा और बेस में कौन सा कलर देगा, ये चीजें यहाँ तक क्लियर होगी बच्चों। और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, कहानी आगे की स्टार्ट करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं बच्चों। देखो आगे हम बात करेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये भी एक टाइप का इंडिकेटर्स है। ठीक है, ये भी एक टाइप का इंडिकेटर्स है। इसमें क्या है, दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। मतलब समझते हो, ये ऑर्डर चेंज करते हैं, इनसे स्मेल आएगी। एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये क्या होंगे, जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होंगे, ये क्या करेंगे, ऑर्डर, स्मेल चेंज हो जाती है इनकी। ठीक है, मतलब समझ लो, अगर एसिड और बेस रखा हुआ है, वहां पर अगर हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का यूज करते हैं तो वो जो रखे हुए सोल्यूशन होंगे उनका जो स्मेल होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ये भी एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है व्हाट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, मतलब वो इंडिकेटर्स जिनका एसिडिक और बेसिक मीडियम में ऑर्डर चेंज हो जाता है, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, जिनकी गंध चेंज हो जाती है, कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, ओनियन है ना, वैनिला एंड क्लोव ऑयल। ठीक है, तो ये हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, इनकी स्मेल चेंज हो जाती है। वहीं पर बात करते हैं ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, यानी ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद ओनियन, द स्मेल ऑफ ओनियन इज नॉट डिटेक्टेड। समझ रहे हो, यहां पर ओनियन की स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। एंड एसिडिक सोल्यूशन डज नॉट एलिमिनेट द स्मेल ऑफ ओनियन, यानी जो हमारा क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा कि एसिडिक सोल्यूशन डज नॉट एलिमिनेट द स्मेल ऑफ ओनियन, यानी जो हमारा एसिडिक सोल्यूशन होगा वो ओनियन की क्या स्मेल को एलिमिनेट नहीं करता। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। देखो आगे देखो, यहां पर हम बात करेंगे बच्चों, यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर बात करेंगे पीएच स्केल। ठीक है, यहां पर बात करेंगे पीएच स्केल की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, अब यहां पर बात करते हैं हम बच्चों पीएच स्केल की। पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर देखो पीएच स्केल की हम बात करते हैं। पीएच स्केल, ठीक है, पीएच ऑफ अ सोल्यूशन क्या है कि पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज अ नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन द मोल पर लीटर। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला होता है जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10 H पॉजिटिव। ठीक है, अब पीएच स्केल की बात करते हैं बच्चों। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मैं आगे स्केल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अगर यहां पर बात करते हैं पीएच लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा, और अगर मोर देन 7 है तो वो पीएच, वो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। मैं इसको आगे दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहां पर मैं दिखाता हूं आगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ बच्चों, ये रही हमारी पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पीएच स्केल बनी हुई है, आपको दिख रही होगी यहाँ डायग्राम में, है ना, ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल मतलब देखो, अगर यहाँ पर 7 है, जैसे यहाँ पर 7 आपको दिख रहा है, तो अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का पीएच क्या होगा, अगर किसी भी चीज़ का पीएच, किसी सोल्यूशन का पीएच 7 है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और अगर 7 से कम है, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, मतलब 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, तो वो कैसा होगा, वो एसिडिक नेचर में होगा। और अगर पीएच क्या होगा, अगर पीएच वैल्यू मोर देन 7 है, 7 से ज़्यादा है, मतलब
8 है, 9 है, 10 है, तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों, वो बेसिक नेचर में हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप पीएच स्केल को। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ये भी हमारी पीएच स्केल है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर इन अ नेचुरल सोल्यूशन pH इक्वल टू 7। मतलब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है बच्चों, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होगा, वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा और pH कितना होगा, 7 होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट एज pH इंक्रीजेस मोर देन 7 to 14। मतलब समझ रहे हो ना, कलर ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही बताया गया, द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, मतलब ब्लू कलर से वायलेट कलर में जाएगा और क्या होगा, pH इंक्रीज होगा, 7 से ज़्यादा 7 to 14 जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बच्चों बेसिक हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे द कलर चेंज फ्रॉम येलो टू पिंक एंड देन टू रेड एज अ pH। यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, शायद ये टेबल, हाँ अब ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, क्या था कि द कलर चेंज फ्रॉम येलो टू पिंक, यानी येलो से पिंक कलर हो जाए, एंड देन रेड pH डिक्रीजेस 7 to 1। ठीक है, यानी 7 to 1 हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, वो हमारा एसिडिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस है ना, ये सब क्या हैं, ये एसिडिक होंगे। और वहीं पर प्योर वाटर और ब्लड की बात करते हैं तो ये न्यूट्रल में आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये किस में चले जाएंगे, ये सब बेसिक नेचर में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल थे, अब आगे चलते हैं। देखो इम्पॉर्टेंट ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, pH चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। डेली लाइफ में pH देख लो, हम बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन अ नैरो pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। मतलब हमारी बॉडी जो रेगुलर वर्क करती है तो हमारी बॉडी का जो pH वैल्यू होगा वो कितना होगा, 7 से 7.8 के बीच का। मतलब हम जब भी काम करेंगे तो हमारी जो बॉडी होगी उसका pH कितना होगा, वो 7 से लेकर के 7.8 तक होगा। व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब रेन वाटर का pH क्या हो, 5.6 से कम हो तो क्या होगा, इट इज़ नोन एज एसिडिक रेन। मतलब हम उसको क्या कहेंगे, एसिड रेन हो गई, बहुत ही ज़्यादा एसिड रेन होगी। अगर pH क्या हो जाएगा, 5.6 है, कॉमन सी बात है, 5.6 से कम होगा तो वो एसिडिक रेन होगी। व्हेन द एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स इट लोअर्स द pH ऑफ रिवर वाटर मेकिंग सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब समझो एसिडिक रेन हो गई, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक रेन हुई, तो भाई वो एसिडिक मीडियम का पानी क्या होगा, वो कहीं ना कहीं नालियों से होता हुआ धीरे धीरे कहाँ पहुँचेगा, नदियों में जाएगा। तो जब रिवर्स में जाएगा तो उसमें जितने भी हमारे एक्वाटिक सर्वाइवल होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे प्रॉब्लम एक्वाटिक एनिमल को ज़्यादा हो जाती है, उनको सर्वाइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, थोड़ी क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और एसिडिक रेन होती कहाँ है, तो एसिडिक रेन बेसिकली हमारा उस एरिया में होती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री होगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, आप आगरा की बात कर लें, आगरा में एसिडिक रेन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ताजमहल के ऊपर एसिडिक रेन होने की वजह से उसका जो संगमरमर का पत्थर है, जो स्टोन लगा हुआ है, उसमें देखो वो येलो कलर का होता हुआ चला जा रहा है।
कानपुर में भी चांसेस बढ़ गए हैं एसिडिक रेन के, क्योंकि कानपुर में अगर बात करें तो उन्नाव साइड में थोड़ा सा वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, तो ऐसा एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है वहाँ पर एसिडिक रेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पहली बरसात जो फर्स्ट बरसात होगी उसमें नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में इतना पोल्यूशन है कि एसिडिक रेन होने के चांसेस मोर देन होते हैं। ठीक है, तो समझ गए एसिडिक रेन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है ना। अब देखो अगर हमारे नदियों में जाता है, रिवर्स में वो पानी एसिडिक जाएगा तो उसके जो जितने भी हमारे एक्वाटिक एनिमल हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, और अगर ऐसे छोटे छोटे तालाबों वगैरह में पानी भर जाता है ना, तो एसिडिक वाटर वहाँ पर भर जाता है, और सपोज करो हम उसी से अपनी फसल को किसान अगर उसी से सिंचाई करे तो वहाँ पर भी कई सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एसिडिक वाटर काफ़ी हार्मफुल है हमारे लिए। आगे देखो बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, ये हमने समझ लिया। हाँ, अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच दिख रहा है आपको आप सभी को पूरा दिख रहा है। हाँ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच बात करते हैं। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा बच्चों स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है ये आप सबको पता है कि हमारे खाने के साथ साथ बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे स्टमक में एसिडिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जो इन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अब देखो, अब ऐसा नहीं कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक, जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, अब वो क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। लेकिन जो हमारे पेट के अंदर, जो हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पूरी कहीं ना कहीं हमें, हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता है, हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुँचाता है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अंदर जो बैक्टीरिया फंगस खाने के साथ चले गए उनको डिस्ट्रॉय, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर यही एसिड क्या हो जाए, यही एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे स्टमक में स्टोर हो जाए तो फिर दिक्कत करता है, तो हम लोगों को स्टमक पेन होने लगता है कभी कभी, है ना, इरिटेशन टाइप का लगता है, या कभी कभी आपने देखा होगा एसिड ज़्यादा हो जाता है तो जलन सी महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड का यूज़ करते हैं, जो अंदर जा करके उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है और हमें पेन से रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, Sometimes excess of acid is produced in stomach which causes indigestion। मतलब वही चीज़ें है ना, कभी कभी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टमक में एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उससे इंडाइजेशन हो जाता है, खाना नहीं डाइजेस्ट होता है, डकारें आने लगती हैं, जलन होने लगती पेट में, नींद भी नहीं आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती हैं। ठीक है, टू गेट राइड ऑफ दिस पेन बेसेस कॉल्ड एंटा एसिड आर यूज। वही एंटा एसिड का मतलब जो हमारे एसिड को जा करके हमारे स्टमक के अंदर न्यूट्रलाइज कर दे, और जब न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हमें बड़ी आराम मिल जाती है, आराम से फिर डाइजेशन चालू हो जाता है, खाना खाते हैं, आराम से अपना सोते रहते हैं। एंटा एसिड आर अ ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसेस विच रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ एसिड विच न्यूट्रलाइज इट। मतलब वही समझ गए ना, वही चीज़ बताया कि एंटा एसिड हमारे बॉडी के अंदर जा करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, और जब न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हमें आराम से हमारा डाइजेशन होने लगता है। कॉमनली यूज एंटा एसिड आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जो एंटा एसिड बनते हैं बच्चों वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और किसका यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारे एज अ एंटा एसिड के फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर पीएच चेंज कॉजेस टूथ डेकाई। देखो टूथ डेकाई, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है जब पीएच चेंज होता है, तो हमारे दांत वगैरह क्या होते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं। कैसे, देखो, टूथ डेकाई स्टार्ट व्हेन द पीएच इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, मतलब एसिडिक होता जाता है, तो हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, डिकाई होने लगते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, है ना, पतले होने लगते हैं। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विच इज
द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारी टूथ की, जो हमारे दांत होते हैं उनकी जो इनेमल होती है वो किसकी बनी होती है, तो वाइट कलर की होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। लेकिन जब हमारा पीएच वैल्यू क्या होता है 5.5 से कम हो जाता है तो ये इनेमल ही हमारी डिस्ट्रॉय होने लगती है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट गेट corroded when the pH in mouth falls below the 5.5। मतलब देखो अगर जो इनेमल होती है, अब ऐसा नहीं कि दांत में हम पानी पी रहे खाना खा रहे तो ये इनेमल भी हमारी घिस घिस करके चली जाए, तो ये पानी में इनसॉल्युबल होती है, पानी में नहीं घुलेगी इनेमल। लेकिन जब पीएच वैल्यू कम हो जाएगी 5.5 से कम हो जाएगी तो यही इनेमल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और ऐसे बच्चों के दांत भी बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड ड्यू टू द डिजनरेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल आफ्टर ईटिंग। देखो हमारे माउथ में भी बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो शुगर वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एसिड का सेक्रीजन करते हैं। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर भाई कॉमन सी बात है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो वो हार्मफुल होगी, तो वही अगर एसिड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज करने लगते हैं तो फिर हमारे टीथ डिकाई होने लगते हैं और वहीं पर क्या होता है, हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। देखा होगा बहुत सारे लोगों के कम उम्र में भी दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, तो उसका कारण यही है कि हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश क्या करते हैं, ज़्यादा एसिड का सेक्रीजन करते हैं, जिससे हमारे जो टीथ होती है उनकी इनेमल कमज़ोर हो जाती है और इनेमल कमज़ोर हो जाती है तो फिर दांत हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, फिर आप बुढ़े से लगोगे, दांत दिखा दोगे बिल्कुल कोई भग जाएगा, ठीक है। हेंस टू प्रिवेंट टूथ डिकाई द माउथ शुड बी raised after eating food, toothpaste which basic should be used the cleaning teeth neutralize to excess acid। मतलब फिर अब इससे बचें कैसे, तो बचने का एक ही तरीका होता है, खाना खाओ अपना ब्रश कर लो, ब्रश ना करो तो उंगली डाल के अपना मुंह साफ कर लो, है ना। खाना खाने के बाद आप अपने क्या करोगे कि दांतों को साफ कर लो, जिससे क्या होगा कि बैक्टीरिया उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ नहीं होंगी और जब बैक्टीरिया वर्क नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, भाई बैक्टीरिया तभी वर्क करता है जब हम लोग चाइंग करते हैं, खाने को चबाएंगे, तो जब चबाएंगे तो बैक्टीरिया एक्टिवेट होगा, वो एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में, अब खाना आपके मुंह के अंदर अगर भरा रहेगा तो एसिड कंटिन्यूअस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे वो, तो इसलिए क्या करेंगे आप खाना खाने के बाद में आपको क्या करना है, अपना मुँह अच्छे से साफ़ कर लेना है अंदर का, ठीक है, दाँतों को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, फिर उसके बाद बैठिए, फिर आपके दाँत एकदम खटाखट होंगे, ठीक है। और ऐसे करेंगे तो आप 90 साल की उम्र में भी चने चबा पाएंगे, ठीक है। तो दांतों को भैया सुरक्षित रखिए, नहीं तो शादी भी नहीं होगी। आगे देखो, सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। जैसे मोस्ट ऑफ प्लांट हैव हेल्दी ग्रो व्हेन द सॉइल हैज स्पेसिफिक पीएच close to 7, the range which should be neither alkaline nor highly acidic। therefore देखो किसी भी प्लांट को सरवाइव करने के लिए या किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसकी जो वहाँ पर जो सॉइल होगी, सॉइल का मतलब जिस मिट्टी में प्लांट लगाया गया है वहाँ की मिट्टी ना ही तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ही तो बहुत ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रल होनी चाहिए, 7 तक होनी चाहिए, तो वहाँ पर प्लांट अच्छे से सर्वाइव। भाई अगर ऐसी मिट्टी में आपने क्या लगा दिया, ऐसी मिट्टी में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम है मिट्टी का, तो क्या वहाँ प्लांट सरवाइव कर जाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। या ऐसी सॉइल में आपने प्लांट को लगा दिया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेसिक मीडियम है, तो दोनों कंडीशन में प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता। उसके लिए एक न्यूट्रल मीडियम, बहुत जगह आपने देखी होगी हमारे भारत देश में बहुत सारी ऐसी जगह पड़ी हुई हैं जहाँ पर प्लांट आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो वहाँ की मिट्टी में क्या होगा, या तो वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर में होगी या बहुत ही ज़्यादा बेसिक नेचर में होगी, इसी वजह से वहाँ पर प्लांट सर्वाइव नहीं करता। तो प्लांट के सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रल सॉइल होनी चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा एसिडिक और ना ही तो बहुत ज़्यादा कैसी बेसिक। जैसे कंपाउंड X इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नाइदर एल्कलाइन और हाईली एसिडिक। कंपाउंड A इज जिंक सल्फेट, कंपाउंड B इज सोडियम क्लोराइड, कंपाउंड C इज सोडियम एसीटेट, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों।
यहां पर देखो, मोर अबाउट सॉल्ट की बात करते हैं। अ सॉल्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनियन एंड एनायन ऑफ एसिड एंड कैटायन ऑफ बेस। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, सॉल्ट यहाँ पर कहाँ से आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं। आगे चलते हैं, हम लोग पीएच के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसकी सॉल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। हाँ, पीएच ऑफ सॉल्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विच पीएच वैल्यू ऑफ 7 फॉर एग्जाम्पल की NaCl और Na2SO4। यानी ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं। मैं बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH ले लिया और ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पर HCl ले लिया जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनका जो रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O। तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट बना ये कैसा होगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो जब भी ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनेगा वो सॉल्ट हमेशा न्यूट्रलाइज होगा। ओके, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिक are acidic which pH value is less than 7। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनेगा। ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनेगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन हैज़ पीएच वैल्यू ऑफ 6। जैसे अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। ओके, आगे देखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा, यहाँ पर इसको कट करो, ऐसा सॉल्ट जो किससे मिलकर बना हो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो विद अ पीएच वैल्यू मोर देन 7। उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हैज़ द पीएच वैल्यू ऑफ 9। ठीक है, कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं। कॉमन सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल होता है। NaCl नमक जो खाते हो, ना ही तो नेचुरल मतलब एसिडिक मीडियम में बहुत ही ज़्यादा होता है और ना ही तो बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट को बनाते कैसे, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ही यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। इससे मिलकर के कॉमन सॉल्ट बनता है जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। हाँ, तो आज के लेक्चर में हमने इंडिकेटर्स के बारे में बच्चों जान लिया। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता हुआ, मतलब टॉपिक हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।